नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए हिंदी की क्लास। ठीक है, ये जो आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम जो 2018 में हुआ था वो फिर से 2023 में 26-27 जून को प्रस्तावित है उसकी तिथि। तो उसके लिए हम लोग आज हिंदी पढ़ेंगे। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में ऐसे संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको कराए जाएंगे। और साथ ही साथ ये वीडियो री एग्जाम के साथ ही आपके आरओ, एआरओ और अन्य एग्जाम जिसमें भी हिंदी आती है, ये सब एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको अन्य एग्जाम के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको देखते चलिएगा। ये हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं कि क्या दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, संविधान के अनुसार कौन सी लिपि स्वीकृत है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, संविधान के अनुसार कौन सी लिपि स्वीकृत है, बताइएगा। ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी, गुरमुखी। तो दोस्तों आपको पता है संविधान के अनुसार यानी हमारी हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि, यही स्वीकृत है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी, देवनागरी लिपि। ठीक है, इसमें अन्य भाषाएं भी देखिए आपके हिंदी के साथ साथ मराठी, कोंकणी, भोजपुरी, मैथिली, एवं अन्य भाषाएं इसमें लिखी जाती हैं। ठीक है, किसमें, देवनागरी लिपि में। तो याद रखिएगा संविधान के अनुसार भी आपकी कौन सी लिपि स्वीकृत है, देवनागरी लिपि स्वीकृत है। ये आपका देवनागरी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से किसी देश में हिंदी का प्रयोग बोलने और लिखने, देखिए बोलने और लिखने में किया जाता है। ठीक है, बोलने और लिखने दोनों में किया जाता है। ठीक है, बताइएगा। पाकिस्तान, अमेरिका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों बोलने और लिखने में, बोला तो पाकिस्तान में भी जाता है लेकिन बोलने और लिखने दोनों के लिए आपका मॉरिशस, यहाँ पे जो मॉरिशस है यहाँ हिंदी में बोला तक लिखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, राजभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति किस तारीख को मिली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है हिंदी को राजभाषा। और सबसे बड़ी चीज, राजभाषा क्या है, राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर पूछ ले राष्ट्रभाषा तो याद रखिएगा हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी क्या है, राजभाषा है। ध्यान रखिएगा हिंदी हमारी राजभाषा का दर्जा इससे प्राप्त है। तो राजभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति किस तारीख को मिली। ठीक है, तारीख बताइएगा। 15 अगस्त 1947, बी दिया है 26 जनवरी 1950, सी है 14 अगस्त 1949 या फिर 14 सितंबर 1949। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा 14 सितंबर 1949। जी हाँ, 14 सितंबर सन 1949 को देश ही हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। और इसी दिन 14 सितंबर को हम लोग तब से क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। याद रख लीजिए, यहाँ से ये भी पूछेगा हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब, 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो 14 सितंबर सन 1949 आप याद रखिएगा, 1949, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकृत है। ठीक है, मानक हिंदी जो मतलब हर जगह कार्यालयी जगह पे ये चलती है। ठीक है, राजभाषा के रूप बताइएगा। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, अवधी। तो दोस्तों मानक जो माना जाता है वो रूप आपका क्या है, हिंदी खड़ी बोली। खड़ी बोली को मानक हिंदी का दर्जा प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसी भाषा रूप को राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी जा सकती है। मान लीजिए अगर वो कहीं की राजभाषा नहीं है, फिर भी अगर हमें कॉमनली अगर सामान्यतः संज्ञा देनी है तो हम किसे देंगे, बताइएगा। सरकारी कामकाज की भाषा, परिनिष्ठित भाषा, समृद्ध साहित्य से संपन्न भाषा, या फिर बहुसंख्यक देशवासियों को प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो दोस्तों अगर हमें देना है राष्ट्रभाषा का दर्जा तो उसके लिए जो सबसे जरूरी है वो ये देखना जरूरी है बहुसंख्यक, क्या कि नहीं, वहां जहां देश का देना है वहां के लोग सबसे ज्यादा किस भाषा को प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बहुसंख्यक देशवासियों को प्रयोग की भाषा ही आपका सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी, ठीक है, वर्तनी से क्वेश्चन बनते रहते हैं तो वर्तनी ध्यान से बताइएगा। इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है? परिस्थिति, 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 परिस्थिति। देखिए परिस्थिति है, अब शुद्ध इसमें कौन सा लिखा है? एग्जाम में क्या होता है, इजी शब्द भी रहते हैं लेकिन हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, मात्रा इधर की उधर लगा चले आते हैं। पहले तो कॉन्फिडेंस रहता है कि सही किए हैं, लेकिन बाद में पछतावा हो तो वो शिट गलत हो गया। तो इस चीज को ध्यान से देख के करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परिस्थिति कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है परिस्थिति, देखिए ऐसे लिखाता है, ठीक है। यहाँ पे परिस्थिति छोटी की मात्रा फिर ऐसे स्थिति दिखाता है, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी आपके ये तीनों गलत होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आपकी वर्तनी शुद्ध सही है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है, बताइएगा। उज्जवल, स्वयंवर, परीक्षा, वैदेही। तो दोस्तों देखिए स्वयंवर जो है सही लिखा है, परीक्षा भी सही लिखा है और वैदेही भी सही लिखा है, ठीक है, ये तीनों सही है। तो इसमें से आपका गलत अशुद्ध पूछा है तो उज्जवल, उज्जवल जो है आपका गलत लिखा है, ठीक है। उज्जवल अगर सही पूछा जाए तो ज दो रहता है, दोनों आधा रहते हैं, ठीक है, ये उज्जवल का शुद्ध रूप होता है, ठीक है। तो ए ही आपका गलत है, यानी जो गलत है वही शुद्ध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है, रसोई घर में कौन सा समास है? ठीक है, समास, संधि, ये सब चीजें देख के जाइएगा। तो रसोई घर में कौन सा समास है बताइएगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो दोस्तों रसोई घर, इसका पहले आप विग्रह कर लीजिए, ठीक है। रसोई घर का आप विग्रह करेंगे समास का तो आपको क्या मिलेगा? रसोई, रसोई के लिए घर, क्या होगा? रसोई के लिए घर, ठीक है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, के लिए आ रहा है ना, तो जहां भी विभक्ति चिन्ह आते हैं, पता है ना, विग्रह करते वक्त विभक्ति चिन्ह आएंगे और जब उनका समास किया जाता है तो विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो वहां कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो आपका तत्पुरुष समास कहाँ दिखा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष सही है। अगर ज्यादा डीप में देता तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ तत्पुरुष दिया है तो ऑप्शन नंबर ए आपका तत्पुरुष सही हो जाएगा। रसोई घर में, रसोई के लिए घर यानी तत्पुरुष समास होगा। द्वंद्व, जब आप द्वंद्व समास कहाँ होता है? जब दोनों पद प्रधान रहते हैं, ठीक है, और बीच में अधिकतर योजक चिन्ह और विग्रह करने पे और या मिलता है, वहां द्वंद्व समास होता है, ध्यान रखिएगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाएगा और बहुव्रीहि जानते हैं ये मतलब एक रूढ़ शब्द की ओर इशारा करते हैं, यानी दो पद मिलकर किसी अन्य पद विशेष बन जाता है, ठीक है, वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहर का घूंट पीना, जहर का घूंट पीना का अर्थ क्या है? ठीक है, मुहावरा है जहर का घूंट पीना, बताइएगा। आत्महत्या करना, जहर पीने की इच्छा करना, क्रोध होना, या फिर बहुत क्रोध होने पर भी चुप लगा जाना, यानी चुप हो जाना, ठीक है। तो कहते हैं ना कि उसकी बातें सुनकर मैंने जहर का घूंट पीकर रह गए। तो यानी क्या, किसी की बात सुन के इतना क्रोध हो जाए लेकिन तब भी क्या कि कुछ उसको जवाब ना दे पाए, बोल ना पाए, यानी शांत हो जाना, क्रोध को भी शांत कर जाना। तो वही क्या होता है? चुप्पी साध जाना, आपका यही होता है। बहुत क्रोध होने पर भी चुप लगा जाना, तो वही जहर के घूंट पी जाना। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इनमें से ब्रज भाषा में किसने रचना की? किसमें ब्रज भाषा में पूछ रहा है दोस्तों, तो बताइएगा। कबीर, तुलसीदास, सूरदास या फिर जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। कबीर, बताइए ब्रज भाषा किसकी है? बात की जाए कबीरदास जी की, तो कबीरदास जी की भाषा पूछे तो सदुक्कड़ी, इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है और पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, तुलसीदास जी, हाँ ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा इन्होंने भी लिखी है, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में। इनकी ज्यादातर अवधि व ब्रज में भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों में है। जायसी जी की बात की जाए तो ज्यादातर इन्होंने भी अवधि लिखा है, तो ठेठ अवधि कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना जानते हैं, पद्मावत सुने होंगे मलिक मोहम्मद जायसी की। तो पूछ रहे ब्रज भाषा, सिर्फ ब्रज भाषा में, तो सूरदास जी की भाषा जो है ब्रज भाषा है, याद रखिएगा। सूरदास जी की, इनकी रचना सूरसागर, सूरसरावली फेमस है, तो याद रखिएगा सूरदास जी की किस भाषा में रचना करे हैं, तो ब्रज भाषा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से परामर्श का समानार्थी शब्द चुनिए। ठीक है, समानार्थी बताना है जो परामर्श का समानार्थी है, यानी समान अर्थ देता है। विचार, चिंतन, सलाह, ध्यान। तो परामर्श इसका समानार्थी शब्द होगा दोस्तों सलाह। क्या हो जाएगा? सलाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सलाह। अगला क्वेश्चन क्या है? पवन के लिए सही पर्यायवाची चुनिए। पर्यायवाची भी पूछी जाएगी, तो पर्यायवाची भी ध्यान दीजिएगा। तो पवन के लिए सही पर्यायवाची क्या होगी? अनल, अनिल, पावक, पावन। तो दोस्तों पवन यानी हवा, इसका जो सही पर्यायवाची होगा वो अनिल होगा। ठीक है, अनिल। और जैसे देख लीजिए हवा तो है ही आपका समीर, वायु, ठीक है, वायु, बयार, ये सब किसके हैं? हवा के हैं। ठीक है, अगर पूछे तो हवा का याद रखेगा, अनिल, हवा, समीर, वायु, बयार, ये सब पवन के हैं। और साथ ही साथ अनल और ये जो पावक है ये सब आग के हैं। ठीक है, तो आग, अग्नि, हुतासन, कृषाणु, सूची, वैश्वनार, ये सब किसके हैं? ये सब आग के हैं। तो ये सब जो जरूरी जो मुख्य है उनके पर्यायवाची आप ध्यान देकर चलिएगा। ठीक है, अनल आपका किसका हो जाता है? अग्नि का, और अनिल आपका वायु को हो जाता है। ठीक है, ये भी श्रुति समभिन्नार्थक में भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रविष्टियां शब्द का कौन सा अर्थ सही है? ठीक है, अर्थ बताना है। प्रतिवेदन, अंतरण, निष्क्रमण, खाते में दर्ज करना या लिखना। तो दोस्तों प्रविष्टियां यानी इंट्रीज होती है। ठीक है, इंग्लिश में कॉमर्स में एक टर्म होता है जनरल इंट्रीज जो हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रविष्टियां कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है, खाते में दर्ज करना या लिखना। खाता यानी अकाउंट में दर्ज करना या कोई चीज लिखी जाती है तो उसको प्रविष्टियां कही जाती है, वही इंग्लिश में इंट्रीज होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है? ठीक है, ऑप्शन ए है आकाशदीप, कफन, उसने कहा था, मधुआ। तो दोस्तों प्रेमचंद की इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एक दिया है कफन। ठीक है, कफन किसके द्वारा लिखित है? तो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। और इनकी बात की जाए प्रेमचंद की तो याद रखिएगा गबन, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, मंत्र, पूस की रात, बड़े भाई साहब, बहुत लिखे हैं ये, बड़े भाई साहब है। और नमक का दरोगा है, जैसे इनका मंगलसूत्र, इनके एक अपूर्ण है। ठीक है, ये सब अपूर्ण पूछेगा तो मंगलसूत्र याद रखिएगा। तो इनका कफन किसका है? प्रेमचंद जी का है। बात की जाए आकाशदीप किसका है? आपका जयशंकर प्रसाद जी का। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, और मधुआ भी किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, मधुआ भी पूछे तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी का है। और अगर पूछे तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की ही। और अगर पूछे रचना तो आंसू, लहर, कामायनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सब याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। उसने कहा था, अगर बात की जाए उसने कहा था तो ये किसका है? तो ध्यान रखिएगा उसने कहा था ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ठीक है, चंद्रधर शर्मा, इनका उपनाम है गुलेरी। याद रखिएगा, फेमस है, ये भी पूछता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कौन सा है? उसने कहा था। इनका एक और बहुत फेमस है, याद रखिएगा कौन सा है? बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा भी पूछता है तो याद रखिएगा ये भी किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। तो जितनी प्रमुख हैं आप उनको याद रखिएगा। ठीक है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा का बहुत ही फेमस है, तो इसको भी याद रखिएगा। और बाकी जयशंकर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग की नहीं है? मतलब कौन सी पत्रिका
या हरिश्चंद्र युग की नहीं है, भारतेंदु युग की नहीं है, बताइएगा। हंस, कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, बाल बोधनु। दोस्तों अभी मैंने बताया कि कौन सी हंस भी किसके द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद जी द्वारा, तो यही आपकी भारतेंदु युग की नहीं है। ठीक है, हंस पत्रिका का प्रकाशन द्विवेदी युग में हुआ है और प्रेमचंद जी द्वारा हुआ है, और बाकी कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, बाल बोधनी, ये सब किसके हैं, भारतेंदु युग की है। किस युग की है, भारतेंदु युग की है, याद रखिएगा। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट पत्रिका है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में वाक्य के दो भाग इनमें से कौन है। ठीक है, वाक्य के दो भाग कौन से हैं, कर्ता क्रिया, एक वचन बहुवचन, संधि समास या उद्देश्य विदेश। तो दोस्तों ना कर्ता क्रिया, ना एक वचन बहुवचन, ना संधि समास। वाक्य के दो भेद पूछे तो याद रखिएगा उद्देश्य और विधेय। क्या, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के प्रचार की दृष्टि से इनमें से किसका नाम सबसे उल्लेखनीय है। ठीक है, सबसे उल्लेखनीय पूछा है। ठीक है, बताइएगा। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामतीर्थ। दोस्तों इन सब ने हिंदी के प्रचार प्रसार में काम किए, लेकिन सबसे ज्यादा किसने किया है, तो आप ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक भी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आप जो है सही हो जाएगा इसका, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वागत, स्वागत शब्द दो शब्दों की संधि से बना है, बताइएगा कौन से। स्वधनागत, सुधनागत, स्वाधनगत, स्वाधन आगत। तो दोस्तों स्वागत, स्वागत का जो सही संधि विच्छेद होता है सुधन आगत होता है। क्या होता है, सुधन आगत होता है। इसमें उ और अ मिलकर किसकी रचना करते हैं, व की रचना करते हैं, तब क्या बनता है, स्वागत। और पूछे अगर इसमें स्वागत में कौन सी संधि है, तो ध्यान रखिएगा यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, तो गुरु दक्षिणा में समास पूछा है, बताइएगा। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, फिर से हम लोग इसका समास विग्रह करते हैं, तो इसका विग्रह क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा। क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें के लिए, फिर देखिए विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो जहां भी आए वहां तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन नंबर बी ही आपका तत्पुरुष समास यहाँ सही हो जाएगा। गुरु के लिए दक्षिणा अर्थात गुरु दक्षिणा तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस की रचयिता का नाम है, बताइए इसके लेखक यानी रचयिता कौन है। रामचरितमानस, सूरदास, नंददास, वाल्मीकि, तुलसीदास। तो दोस्तों रामचरितमानस ये तुलसीदास की बहुत ही फेमस रचना है, प्रसिद्ध रचना है, तो इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं। ठीक है, सूरदास की मैंने बताया, तो आप सूरसागर और सूर सरावली याद रखिएगा। ठीक है, सूरसागर और सूर सरावली सूरदास की है। ठीक है, वाल्मीकि का जानते ही आप लोग, रामायण। ठीक है, याद रखिएगा ये सब रचनाएं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गोदान, गोदान उपन्यास के लेखक का नाम है। ठीक है, अभी मैंने बताया था गोदान उपन्यास के लेखक, बताइएगा मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, केशव दास या प्रेमचंद। तो दोस्तों गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए केशव दास, तो आपने इनकी रसिक प्रिया, कवि प्रिया इनकी फेमस रचना है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। ठीक है, विष्णु प्रभाकर इनकी दो फेमस रचना बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, और एक पूछी जाती है अर्धनारीश्वर। ठीक है, याद रखिएगा अर्धनारीश्वर और आवारा मसीहा बहुत ही पूछी जाती है एग्जाम में, तो याद रखिएगा विष्णु प्रभाकर जी की है। ठीक है, पंखहीन हो गया इनकी ही है, आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर किसकी है, सब विष्णु प्रभाकर की है। मोहन राकेश के तो अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे पूछी जाती है, और एक आधे अधूरे पूछी जाती है। आधे अधूरे किसकी रचना है, तो याद रखिएगा मोहन राकेश की है, आधे अधूरे। आधे अधूरे। ठीक है,
याद रखिएगा, ये इन सबकी बहुत ही फेमस है। सबसे ज्यादा तो विष्णु प्रभाकर की एकदम याद रखिएगा, आवारा मसीहा और अर्धनारीश्वर और इनकी आधे अधूरे, ठीक है। और बाकी आपकी केवसा जो की रसिक प्रिया कवि प्रिया है और गोदान के तो आपके प्रेमचंद हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए निर्देश पढ़ना है हमें पहले। प्रश्न संख्या 23 से 28 तक के लिए प्रत्येक वाक्यांश के लिए सही एक शब्द चुनना है, ठीक है। मतलब वाक्यांश के लिए एक सही शब्द चुनना है। बताइएगा, हर काम को देर से करने वाला, ठीक है, हर काम को देर से करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, दीर्घसूत्री, विलंबी। तो दोस्तों देखिए, दीर्घदर्शी मतलब जो दूर तक की बात सोचे, यानी दूरदर्शी जिसे हम बोलते हैं ना, तो दूर तक की बात सोचने वाला। दीर्घदर्शी आपका होता है या दूरदर्शी? अदूरदर्शी जो दूर तक की बात ना सोचता हो, ठीक है, अदूरदर्शी हो जाएगा। दीर्घ जो आपका ये दिया है कि हर काम को देर से करना है, इसके लिए दीर्घ सूत्री होता है। और विलंबी यानी देर, जो देर का विलंब जो देर करता हो, ठीक है, हर काम को देर से करने, इसलिए दीर्घ सूत्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके, इसके लिए एक शब्द बताना है हमें। अपरिहार, अपरिमेय, अनिवार्य, फिर अवश्य, अवश्यंभावी, अवश्यंभावी। तो बताइएगा, जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसके लिए एक शब्द होगा अनिवार्य, ठीक है। अनिवार्य मतलब जिसका निवारण ना हो सके, यानी आपको इसको हल करना ही करना है। प्रश्न पत्र में दिया रहता है ना, आपको ये प्रश्न अनिवार्य रूप से करना है, मतलब आपको इसको हल करना ही करना है। तो क्या होगा? अनिवार्य। बाकी अवश्यंभावी क्या होता है? जो मतलब अवश्य रूप से करना हो। अपरिमेय जिसको मापा ना जा सके, अपरिहार जिसको मतलब जो कार्य बहुत मतलब टाला ना जा सके, अपरिहार्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ सही हो जाएगा, अनिवार्य। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो काम में न लाया गया हो, ठीक है, जो काम में ना लाया गया, अर्थात जो व्यवहार में न लाया गया हो, उसके लिए एक शब्द अव्यवहारित, अव्यवहार, व्यवहारच्युत, अनछुआ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो काम में ना लाया गया हो उसके लिए होता है अव्यवहार्य। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिर पर धारण करने योग्य, मतलब सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक शब्द मुकुट, तिलक, छात्र, सिरोधार्य। तो दोस्तों सिर पर धारण करने योग्य अर्थात सिरोधार्य, सिर पर धार, सिरोधार्य। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, ठीक है। सुबह जो 8 से 12 के बीच का समय होता है वो पूर्वाह्न। मध्याह्न जो 12 बजे का समय होता है निशीथ यानी रात्रि का समय जो होता है। लेकिन दोपहर बाद का समय पूछ रहा है तो याद रखिएगा अपराह्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अपराह्न। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ आपका सही हो जाएगा, अपराह्न। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? जो सबसे आगे रहता है, ठीक है, उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या होगा? अग्रणी, अग्रिम, अग्रगामी या फिर अग्रगण्य। तो दोस्तों जो सबसे आगे रहता है उसके लिए एक शब्द होता है अग्रणी। क्या होता है? अग्रणी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अग्रिम क्या होता है? जो श्रेणी के अनुसार रैंक में जो जैसे प्रथम द्वितीय आता है उसे अग्रिम कहते हैं, प्रथम। और अग्रगामी जो आगे चलता है। अग्रगण्य जो मतलब गण्य मतलब जो सही एक समूह या कहीं गण्य में समान सबसे आगे रहता है। लेकिन यहाँ जो सबसे आगे रहता है उसके लिए ऑप्शन नंबर ए अग्रणी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा समास विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है? ठीक है, विशेषण के रूप में अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो दोस्तों पहले भी बता चुके हैं, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है किसमें? कर्मधारय समास में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जगह, ठीक है। अव्ययीभाव समास क्या होता है? इसमें क्या होता है कि प्रथम पद जो होता है अव्यय या फिर उपसर्ग रहता है, ठीक है। तत्पुरुष में क्या होता है? विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। और बहुव्रीहि में क्या? दो पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, ये आपका बहुव्रीहि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका कर्मधारय यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दशानन, दशानन में कौन सा समास है? ठीक है, दशानन यानी 10 मुखों वाला, अर्थात कौन? रावण। तो ये दो पद मिलकर किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? दस और आनंद दोनों मिलकर रावण की ओर संकेत करें तीसरे को, यानी इसमें कौन सा समास सही हो जाएगा? बताइएगा, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। इसमें बहुव्रीहि समास जो है सही हो जाएगा। बाकी द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद जहां प्रधान रहते हैं, ठीक है, और इनका विग्रह करने पे और या ऐसे मतलब आते हैं, ठीक है। और द्विगु में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है। तत्पुरुष विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो होता है दशानन में कौन सा? बहुव्रीहि समास है।
तो दोस्तों आज के मेरे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल हमारे वीडियोस को लाइक किया करिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए दोस्तों, ठीक है, ताकि ये सब तक पहुंच पाए। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।